Good morning, ma'am. Good morning. Difference between goods and services. Vandana, Kunal. Services are an activity or it's a process, whereas goods, they are objects, they are products. और कोई? नेचर क्या है? गुड्स के क्या नेचर है? इट इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। और उसका क्या आ जाएगा? इट इज अ एक्टिविटी और प्रोसेस। कल किया था ना? गुड्स जो आ जाएंगे वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में आ जाएंगे, लाइक कार, टीवी। और अगर सर्विसेज की बात करें तो वो एक्टिविटी और प्रोसेस हो जाएगा, लाइक वॉचिंग अ टेलीविजन या वॉचिंग अ मूवी। हमने कल क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ सर्विसेज करे थे, जो कि फर्स्ट था बिजनेस सर्विसेज, मींस those services which are used for carry out the business activities like warehousing, transportation, communication. Second is social services, which are generally done voluntary to achieve social goals. And third is personal services, those services which are experienced differently by different customers. ठीक है, these services cannot be consistent in nature, they differ depending upon the service provider. means हर डॉक्टर की अलग अलग आपको सर्विस लगेगी, हर टीचर का आपको पढ़ाने का तरीका अलग अलग लगेगा। तो कहीं ना कहीं पर्सनल सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो वो आ जाता है कि वो डिफरेंट रहेंगी। नेक्स्ट इसी में आ जाएगा, अब हम डिटेल करेंगे बिजनेस सर्विसेज। ड्यू टू कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट हम कह सकते हैं, जो बिजनेस एंटरप्राइजेज है वो आजकल ज्यादा से ज्यादा डिपेंड है इन स्पेशलाइज्ड बिजनेस सर्विसेज पे, क्योंकि आपको पता है जो बिजनेस है वो एडवांस होते जा रहे हैं, एक्सपैंड होते जा रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आती जा रही है, रोज कुछ नया चेंज आता रहता है। तो कहीं ना कहीं हम जो बिजनेस है, मतलब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डिपेंड है इन सर्विसेज के ऊपर, बिजनेस सर्विसेज के ऊपर। जैसे बैंक्स है, अब कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं होगा जो बैंक से डील ना करता हो। क्यों? क्योंकि उसको फंड्स की जरूरत पड़ती रहती है। इंश्योरेंस है, आजकल आप अपना होम, अपना हाउस हो गया, अपना शॉप, अपने गुड्स, सब चीज इंश्योरेंस करवाते हो, यहाँ तक कि खुद को भी। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज, बिना ट्रांसपोर्टेशन के रॉ मटेरियल एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा ही नहीं सकता। बिना टेलीफोन सर्विसेज के, कम्युनिकेशन अच्छे के, बिजनेस हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं चाहे सप्लायर्स हैं, चाहे क्रेडिटर्स हैं, चाहे कस्टमर्स हैं, सब इन सर्विसेज पे डिपेंड है। और क्योंकि हम मान के चलते हैं जो इंडिया है वो कॉम्पिटिटिव एज पे पहुंच चुका है अदर कंट्री से, हर चीज में हमारा कंपटीशन है, तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि जो बिजनेस की सर्विसेज है वो बेटर से बेटर मिले। मींस लोग हमारी सर्विसेज यूज करें, हमारी कंट्री में आके हमारी सर्विसेज को यूटिलाइज करें। तो फर्स्ट जो सर्विसेज में आ जाता है बिजनेस सर्विसेज में, फर्स्ट इज बैंकिंग। बैंकिंग की जब बात आती है तो बैंक क्या है? बैंक इज एन इंस्टीट्यूशंस which attracts money on deposit for the purpose of lending to the businessman. means ये क्या है? एक तरह का इंस्टीट्यूशंस है जो हमें क्रेडिट प्रोवाइड करवाती है, बिजनेस को भी,
कस्टमर्स को भी। तो जो बैंकिंग है हम मान सकते हैं ये आज की डेट में सिर्फ पैसा फंड्स देते ही नहीं है, मतलब सिर्फ लोन ही नहीं देते, आजकल ये लेंडिंग के साथ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो ये आज की डेट में सिर्फ मनी लेंडर्स नहीं रह गए, मींस ये खुद आजकल बोरो करते हैं और दूसरों को देते हैं। आप एक बैंक के पास जाते हो लोन लेने, ठीक है, हर कोई लोन लेने तो नहीं जाता, कोई अपना सेविंग्स डिपॉजिट भी तो करवाने जाता है। तो वही सेविंग्स मतलब बैंक को दी है, बैंक उसी सेविंग्स में से आपको देगा, आप उसी में से इनकम अर्न करोगे। और ऐसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो डीलिंग्स ऑफ मनी है वो चलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो बैंक है वो बायर भी है और सेलर भी है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। बैंक जो है वो एक्सेप्ट भी करता है मनी, ठीक है, रीपे भी करता है और प्रॉफिट भी अर्न कर लेता है उसमें से। तो हम कह सकते हैं बैंक इज अ बायर एंड सेलर ऑफ मनी। जो बैंक है वो अर्न क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करता है। जब भी उसको कोई पैसा लेंड करता है, देता है, तो वो उसमें प्रॉफिट अर्न करता है। तो अब आ जाएगा बैंक की एक तरह की हम डेफिनेशन कर सकते हैं। बैंक क्या है, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। बैंक जो है एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक मतलब हमसे। मैंने थोड़ी सी सेविंग्स की है, मैं सोचती हूँ घर में क्यों रखूं, मैं बैंक में रखूंगी, ऐसी हर कोई सोचता है। तो जो भी हमारे सेविंग्स होती है वो बैंक एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और उसका क्या यूज करता है, उसको आगे लैंड मतलब लोन दे देता है, या उसको कहीं इन्वेस्ट कर देता है। पैसे को इन्वेस्ट करने से क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट आएगा तो इनकम बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग का यही डेफिनेशन है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आ जाता है इसी में टाइप्स ऑफ बैंक। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ बैंक्स की, अगर हम बात करें तो सबसे पहला आ जाएगा हमारे पास कॉमर्शियल बैंक्स। ये सबने नाम सुना होगा। कॉमर्शियल बैंक्स कौन से बैंक्स होते हैं, विच आर डीलिंग इन मनी, दे आर गवर्न बाय इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। जो कमर्शियल बैंक है वो कमर्शलाइज्ड कब हुए थे, इन 1949 अकॉर्डिंग टू बैंकिंग सिस्टम। इनका क्या रोल था, एक्सेप्ट डिपॉजिट मनी फ्रॉम द पब्लिक, और वही है लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट करते थे। तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनका मेन डीलिंग क्या है, मनी में है। और ये याद रखना है ये कब रेगुलाइज्ड हुए थे, इन 1949। देयर आर टू टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक्स, हम कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो गवर्नमेंट का मेजर वो होता है, जैसे एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कौन से होंगे, लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको गिवन है। तो कमर्शियल बैंक जब भी करोगे तो उसमें याद रखना है टू टाइप्स ऑफ बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। नेक्स्ट आ जाते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। ये भी बहुत सारे खुले हुए हैं हमारे इंडिया में। कोऑपरेटिव जो बैंक्स है वो किससे गवर्न होते हैं, बाय द प्रोविजन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में ऑलरेडी पिछले चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। तो उन्हीं में बैंकिंग का भी होता है, और इनका मेन रोल क्या होता है, ये चीप रेट्स पे देते हैं। हमने पढ़ा है ना वो सारा, उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज खुली होती है, हाउसिंग सोसाइटी, लैंडिंग सोसाइटी, वो हमने एक पॉइंट पढ़ा था उसमें, वही पॉइंट है ये। मींस ये जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है ये चीप क्रेडिट देते हैं टू इट्स मेंबर, और खासकर ये एग्रीकल्चर के लिए देते हैं, रूरल एरियाज में, विलेजेस में। थर्ड आ जाएंगे स्पेशलाइज्ड बैंक्स। स्पेशलाइज्ड बैंक की अगर हम बात करें तो ये जो होते हैं ये फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स में आते हैं, इंडस्ट्रियल बैंक्स में आते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स में आते हैं। मींस जो ये प्रोवाइड करवाते हैं, ये हमें एक तरह का हैवी प्रोजेक्ट्स और फॉरेन ट्रेड में जो भी हमें पैसा चाहिए होता है, आगे आप पढ़ोगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ोगे,
तो जब भी आपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करवाना है, उसके लिए जब पैसे की जरूरत होती है, तो ये स्पेशलाइज्ड जो बैंक्स होते हैं ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक तो मेन बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये तो बैंकों का भी बैंक है, हम कह सकते हैं। इट सुपरवाइज एंड कंट्रोल एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स ऑफ द कंट्री। मींस जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके सबसे ऊपर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। इनका भी इस टैक्स एज अ गवर्नमेंट बैंकर। क्यों गवर्नमेंट बैंकर कहा जाता है? क्योंकि ये सबका बैंक का भी बैंक है, मतलब ये पूरी गवर्नमेंट का है। ये पूरी कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है करेंसीज को और क्रेडिट पॉलिसीज ऑफ द कंट्री को। इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मींस जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सारा कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक करता है। मींस सेंट्रल बैंक ही है जो कमर्शियल बैंक्स को लोन्स प्रोवाइड करवाता है। अगर हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं कि हमें पैसे की जरूरत है, तो कमर्शियल बैंक किसके पास जाए? अगर उसके पास नहीं होगा तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाएगा, ठीक है, फंड्स अरेंज करने। सेंट्रल बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे लगाता है, उसी के बेसिस पे कमर्शियल बैंक अपना रेट फिक्स करते हैं जब भी हम लोन लेते हैं। तो इसमें हमने सिर्फ ये टाइप्स के नेम्स ही पढ़ने हैं, ये 1 मार्क में आ जाता है। जो अभी हमने ऊपर बैंक्स पढ़े, कमर्शियल, सेंट्रल, स्पेशलाइज्ड, ठीक है। ये जो सारे कोऑपरेटिव हमने जो भी नाम पढ़े, ये 1 मार्क के क्वेश्चंस में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो आ जाता है मेन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनका मेन फंक्शन क्या है? फर्स्ट आ जाएगा, जो बैंक है आपको पता है वेरियस टाइप ऑफ फैसिलिटीज देता है, ठीक है। सिर्फ यही नहीं है कि पैसा फंड्स देता है, उसके अलावा भी हमें बहुत सारी हेल्प करता है बैंक। जिसमें फर्स्ट आ जाएगा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स का मतलब क्या है? जितने भी हमारे डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, वो सारे एज अ लोन ऑपरेशंस होते हैं बैंक के लिए, चाहे वो बोरर हो चाहे लेंडर हो। अगर आप एक बोरो करने वाले हो, आप जाओगे बैंक में लोन लोगे, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ दिया जाएगा, ठीक है। और जो ये डिपॉजिट्स मिलेगा ज्यादातर किन के ऊपर मिलेगा? आपके करंट अकाउंट में मिलेगा, या आपका कोई सेविंग अकाउंट है, या आपका कोई फिक्स अकाउंट है। मैं बैंक के पास गई, मुझे लोन दे दो, बैंक ऐसे ही नहीं दे देता, मैं हूं कौन, ठीक है ना। हाँ, मेरा अकाउंट खुला हुआ है वहां तो मुझे लोन मिलेगा। लो अकाउंट मेरा कोई भी हो सकता है, करंट अकाउंट हो सकता है। करंट अकाउंट क्या होता है? मोस्टली जो भी करंट अकाउंट होता है वो बिजनेसमैन खोलते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन को आए दिन पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है। मान लो मेरे अकाउंट में 20,000 पड़ा है और मैं एज अ बिजनेसमैन मुझे अभी 50,000 की जरूरत है, तो बैंक मुझे दे देगा, कहेगा कोई बात नहीं, आप फटाफट ले जाओ, आपको पैसों की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मेरा वहां करंट अकाउंट खुला हुआ है। करंट मतलब मैं डाल भी रही हूँ, निकाल भी रही हूँ, डाल भी रही हूँ, निकाल रही हूँ। मतलब मेरे अकाउंट में पड़े 20 है और वो मुझे 50 दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि मेरा उनके साथ चलता है, ठीक है। मींस वो एक पर्टिकुलर दे देंगे मुझे। मान लो मुझे 1 वीक का टाइम दे देंगे, 1 वीक के अंदर अंदर मुझे वो जो भी एक्स्ट्रा मैंने 30,000 लिया है वो मुझे वापस डिपॉजिट करवाना होगा। अगर मैं नहीं करवाऊंगी तो काफी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा। सेकंड आ जाएगा सेविंग अकाउंट्स। मोस्टली दुनिया के सेविंग अकाउंट्स बैंक में खुले होते हैं। सेविंग अकाउंट्स क्या होते हैं? कोई भी पर्सन अपना सेविंग अकाउंट खोल सकता है और अपना स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी वहां डिपॉजिट करवा सकता है। और जब उसको लगता है कि पैसा काफी डिपॉजिट मैंने करवा लिया, तो वो कभी भी उसको निकाल सकता है चेक के थ्रू, ठीक है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी कम होता है वैसे सेविंग्स अकाउंट में, ठीक है। ये ज्यादातर हाउस होल्ड वालों के लिए होता है सेविंग्स अकाउंट, क्योंकि जितनी भी सेविंग्स होती है लोगों की वो सारे वहां पे कर देते हैं, वहां डिपॉजिट करवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं सेविंग्स अकाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम मिलता है। तीसरा आ जाता है इसी में फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट जो होता है वो रीपेबल होता है एट द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। मतलब एफडी जैसे हम बोलते हैं, एफडी करवाई जाती है 6 मंथ से लेके 5 ईयर्स तक, ठीक है। मैंने एक बार पैसा जमा करवा दिया, मैं या तो 6 महीने बाद निकाल लूंगी,
या 5 साल तक की इसकी वो होती है करवाने की, तो उस पे काफी रेट इंटरेस्ट अच्छा मिलता है आपको। पर ये है कि अगर आप उससे पहले निकाल लोगे तो आपकी एफडी टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। पर बैंक हमें इस टाइप की टाइम टू टाइम हमें बताता रहता है कि इस परसेंटेज पे ये इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप अपना सेविंग्स या रिफंड, फिक्स डिपॉजिट या करंट अकाउंट में डिपॉजिट करवाते रहते हैं। ठीक है, वो और साथ ही साथ अगर कोई विड्रॉल होता है तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है पैसे निकालने का। पर ये है कि बैंक हर तरह के जो भी हमारे डिपॉजिट्स हैं उनको रिसीव कर लेता है। सेकंड आ जाएगा लैंडिंग ऑफ फंड्स। पहला था एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, सेकंड आ गया लैंडिंग ऑफ फंड्स। इसका क्या मतलब है कि बैंक जो है वो लैंड करता है, मतलब हमें पैसा देता है। किस लिए हमें पैसा चाहिए? लोन्स के लिए। ठीक है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट डिपॉजिट्स। जो भी एडवांसेस होते हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में हो सकते हैं, ओवरड्राफ्ट मतलब मैंने 10 पढ़ा था 12 निकाल लिया। कैश क्रेडिट की फॉर्म में हो सकते हैं, क्रेडिट्स आपको मिलते रहते हैं कैश के ऊपर, वो आप ले सकते हो। प्लस कैश क्रेडिट एक अरेंजमेंट होता है, एक सर्टेन लिमिट तक आप सिक्योरिटीज के अगेंस्ट पे कर सकते हो। फिर आ जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड बिल्स। डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड बिल्स होता है जब आप किसी को गुड्स बेचते हो तो आप उसको टाइम दे देते हो कि मैं 3 मंथ्स के बाद दे दूंगा। ठीक है, तो वो 3 मंथ्स के पास उसके पास वो बिल पड़ा होता है, अगर उसको पैसों की जरूरत है तो वो बैंक को वो दे देगा और खुद बैंक से पैसे ले लेगा, और बैंक वो बिल अपने पास रख लेगा क्योंकि 3 महीने बाद पैसे आ ही जाएंगे। तो उसे डिस्काउंटेड ऑफ ट्रेड बिल्स कहते हैं। मींस अगर बिल 10,000 का है तो मैं बैंक के पास वो बिल लेके गई तो बिल उसमें से कुछ मनी काट के हमें दे देगा। हाँ जी, आ रही है आवाज? Yes, ma'am. तो इसमें हम कर रहे थे कि जो बैंक है वो लोन्स और एडवांसेस देगा जो भी आपके पास डिपॉजिट्स रिसीव्ड होंगे, और वो एडवांसेस वो किस फॉर्म में देगा? ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में, कैश क्रेडिट की फॉर्म में, डिस्काउंटेड ऑफ बिल्स की फॉर्म में, ठीक है, और कंज्यूमर क्रेडिट फंड्स की फॉर्म में वो आपको कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, और जो ये फंड्स होंगे ये बैंक्स कंट्रीब्यूट करेगा टू ट्रेड, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन और अदर बिजनेस एक्टिविटीज के लिए। मींस मोस्टली बिजनेस में ही जो चीजें यूज होती है, इंडस्ट्री हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इन सब चीजों में आपको हेल्प करेगा। फिर आ जाता है थर्ड, चेक फैसिलिटीज। मतलब पहला था डिपॉजिट भी करता है और पैसे देता भी है, थर्ड आ जाएगा चेक फैसिलिटीज। बैंक जो है आपको कस्टमर्स को चेक्स कोलेक्ट करने में भी हेल्प करता है, चेक की फैसिलिटीज देता है ना। चेक तो सबको पता है, ये बहुत ही कन्वीनियंट और इनएक्सपेंसिव मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मतलब बहुत ही सस्ता पड़ता है। ठीक है, जो चेक्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, बियरर चेक्स और क्रॉस चेक। बियरर चेक्स होते हैं जो आप उसी समय कैश करवा सकते हो इमीडिएटली काउंटर पे जाके। जो क्रॉस चेक होते हैं वो डिपॉजिट करवाना है जब तक वो पेई के अकाउंट में नहीं आते। ठीक है ना,
तो दो तरह के आपके चेक्स आ गए, बियरर चेक्स और क्रॉस चेक, मतलब चेक की फैसिलिटीज भी देते हैं हम कह सकते हैं बैंक। फिर आ जाएगा रेमिटेंस ऑफ फंड्स। रेमिटेंस ऑफ फंड्स का मतलब क्या होता है, बैंक्स जो है, कमर्शियल बैंक जो है, फंड्स ट्रांसफर भी करता है। ठीक है, मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझे किसी दूसरी ब्रांच में, कहीं और कंट्री में, किसी और स्टेट में पैसा पहुंचाना है, तो बैंक ये ट्रांसफर ऑफ फंड्स भी करता है, बैंक ड्राफ्ट फैसिलिटीज से, मेल ट्रांसफर से, ठीक है, पे ऑर्डर से। मीन्स मैं यहाँ बैठे कहीं भी किसी को भी पे करना चाहती हूँ तो मैं पे कर सकती हूँ, पर मुझे थोड़ी सी नॉमिनल एक कमीशन देनी पड़ेगी, चार्जेस कुछ पे करने पड़ेंगे। तो जो बैंक है वो इशू करता है ड्राफ्ट भी, और जो पे ही होता है उसे जाके ड्राफ्ट को कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है ना, मतलब मैं यहाँ से बैठे किसी के भी अकाउंट में कहीं भी जाके डाल सकती हूँ और वो अपने अकाउंट से बैंक के थ्रू जाके ले सकता है। तो ये हो गया रेमिटेंस ऑफ फंड्स भी देता है। और फिर आ जाता है एलाइड सर्विसेज। एलाइड का क्या मतलब होता है, इसके अलावा, मींस जो बैंक है वो और भी कई तरह के काम करता है। ठीक है, बैंक हमारे लिए कलेक्शन कराता है, बैंक हमारी इंश्योरेंस की पेमेंट कर देता है, बैंक हमारे लिए डिविडेंड कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, बैंक हमें लॉकर की फैसिलिटीज दे देता है, कितनी सारी चीजें हैं। कई बार तो बाय और सेल भी कर सकते हैं हम अपने शेयर्स और डिबेंचर्स बैंकिंग के थ्रू। बैंक जितने भी हमने वो कंपनी का अकाउंट किया था, जो शेयर्स में डीलिंग थी, वो सारी बैंकिंग के थ्रू तो थी, हमने कौन सा कैश दे के आना था। तो ये सारे काम जो है, अब आपकी जितनी भी इंश्योरेंस की पॉलिसीज जाती है वो सारे बैंक के थ्रू ही जाती है, आप कौन सा खुद पे करने। लॉकर की आपको फैसिलिटीज मिलती है, वो कौन देता है, बैंक ही देता है। तो ये सारी चीजों की जो भी फैसिलिटीज है वो हमें बैंकिंग ही देता है। तो ये हमारे कुछ वो थे सर्विसेज। मैं रिपीट कर देती हूँ, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स हमने किया। आप खुद सोच के देखें, पॉइंट्स इतने इजी है। कमर्शियल बैंक का फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, मींस किसी का कोई भी डिपॉजिट्स है, जिसके पास कोई भी सेविंग्स है, तो वो जाके बैंक में डिपॉजिट करवा सकता है। ठीक है, सेविंग्स भी हो सकती है, वो करंट अकाउंट भी हो सकता है, प्लस फिक्स्ड अकाउंट एफडी भी हो सकता है। दूसरा है डिपॉजिट करवाने के साथ लेंडिंग ऑफ मनी, किसी को कभी भी पैसों की जरूरत है तो वो लोन ले सकता है बैंक से, प्लस उसको थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और लोन वो किसी भी फॉर्म में ले सकता है, ओवरड्राफ्ट की फॉर्म में ले सकता है जैसे हमने बात करी, कैश क्रेडिट की फॉर्म में ले सकता है, डिस्काउंटिंग कर सकता है बिल्स की, टर्म लोन्स ले सकता है, या कंज्यूमर क्रेडिट्स की फॉर्म में ले सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम कह सकते हैं चेक फैसिलिटीज देता है। जो बैंक है हमारे को चेक की फैसिलिटीज देता है, जिसमें हमने दो चेक कर लिए, बियरर चेक और क्रॉस चेक। फिर आगे रेमिटेंस ऑफ फंड करता है, मींस एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें पैसे ट्रांसफर करने हैं तो बैंक हमें वो भी फैसिलिटीज देता है। ठीक है, इस ट्रांसफर ऑफ फंड्स करने के लिए वो थोड़े से हमसे चार्जेस भी लेता है। और लास्ट आ जाता है एलाइड। एलाइड मींस वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज, इसके अलावा वो लॉकर फैसिलिटीज, अंडरराइटिंग सर्विसेज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कलेक्शन ऑफ डिविडेंड, सब पे कर देता है। क्लियर? एनी डाउट? No, ma'am. हाँ जी, मैं पूछ लूं अब ये पॉइंट्स फंक्शंस। हाँ जी, वानी बताओ। वानी मुझे एक्सप्लेन करो ये फर्स्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स।
हाँ जी वानी, परनीत एक्सप्लेन। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम जैसे आपने हमें बताया था अभी वेरियस कैटेगरीज ऑफ बिजनेस सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड ऑल। मैम उसमें से हमें कोई भी एक पर्टिकुलर के बारे में भी वो पूछ सकता है कि लाइक आप अपना वो वेयर हाउस सर्विसेज के बारे में एक्सप्लेन कर दो, देन नहीं, वो वी हैव टू इस एक्सप्लेन हिज चैप्टर में जो फीचर्स। होगा वही पूछा जाएगा आपसे, जो चैप्टर में होगा। ओके इस चैप्टर में हमारे पास ओके बैंकिंग मैम। और इंश्योरेंस के बारे में ही डिटेल है, तो हमने सिर्फ उतना ही करना ओके है। बाकी जो हमारा है वो हमारा टॉपिक कट चुका है, तो जो है वो ही ओके पूछा मैम। जाएगा। ठीक है ना? ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी परनीत एक्सप्लेन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। उदय। मैम एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स का मतलब ये होता है जो भी डिपॉजिट्स मैम जो कि मैम लोन या फिर बोरो किए होते हैं मैम बैंक से, मतलब बोरो किए होते हैं या फिर मैम लेंडर्स होते हैं मैम, वो जनरली पे ऐसे होते हैं मैम, जैसे कि बोरोर्स मैम इंटरेस्ट पे करते हैं और लेंडर्स जो होते हैं जैसे कि बैंक वाले जो पे लैंड जैसे बैंक लैंड करते हैं, जैसे करंट अकाउंट वाले होते हैं ना, वो मतलब करंट थ्रू मतलब रेंट करंट अकाउंट से मतलब सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट से मैम करते हैं। ठीक है अखिलेश, लैंडिंग ऑफ फंड्स, सेकंड पॉइंट था लैंड करना, इसका क्या मीनिंग हुआ? मैम इसका बैंक मैम लोन भी प्रोवाइड करती है मैम। किस किस फॉर्म में? मैम ओवरड्राफ्ट, कैश ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मैम, ओवरड्राफ्ट, हाँ, और कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट डिस्काउंटिंग का ऑन ट्रेड बिल्स। कैश क्रेडिट का मीनिंग क्या होगा? अभी मैंने बताया बताते बताते। कैश क्रेडिट होता है जिसमें ना जो भी विड्रॉ करता है पैसे, उसके लिए एक सर्टेन लिमिट होती है। ठीक है, मतलब आप सिक्योरिटी पे कर दो और जितनी लिमिट आपको बताई गई है उस लिमिट तक आप पैसे निकाल सकते हो। और ओवरड्राफ्ट क्या होता है, याद रखना, ओवरड्राफ्ट मतलब एक्स्ट्रा पैसे निकाल लेना। मींस मेरे पास 20 निकाल सकती हूँ पर मैं 50 निकाल रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे फिर वो एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट देगा, मैं उसके अंदर अंदर मुझे वापस पे करने होंगे। ज्यादातर जो बिजनेसमैन होते हैं उनको ये फैसिलिटीज मिलती है ओवरड्राफ्ट करने की। नाम ही ओवरड्राफ्ट है, मतलब जितना है उससे एक्स्ट्रा निकाल लो, ओवर निकाल लो, पर एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक, एक स्पेसिफिक लिमिट तक आप निकाल सकते हो। और अगर उस लिमिट तक आप वापस पे नहीं करते तो आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, जो हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो पे करना पड़ता है। ये सबको नहीं मिलती ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, सिर्फ बिजनेसमैन के लिए होती है। जैसे हाउस होल्ड होते हैं, मुझे चाहिए जो घर में रहते हैं, या जैसे इनको चाहिए किसी को, तो उनको नहीं मिलेगी, सिर्फ बिजनेसमैन को। और वो भी जिसकी अच्छी चल रही हो बैंक के साथ, जिसको पता हो बहुत सालों से हमारे पास अकाउंट है। ठीक है ना? हाँ जी आर्यन बताएगा रेमिटेंस ऑफ फंड्स का क्या मीनिंग है। रेमिटेंस ऑफ फंड्स, रेमिटेंस क्या होता है? फंड्स ट्रांसफर करना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आजकल तो बहुत ट्रांसफर होते हैं, पे ऑर्डर्स, बैंक ड्राफ्ट्स के थ्रू, मेल ट्रांसफर्स होती हैं। आज यहाँ बैठे हम आउटसाइड दी कंट्री किसी को भी पैसा भेज देते हैं। ठीक है ना? वो कैसे कर लेते हैं हम? उसके लिए थोड़ी सी कमीशन पे चार्जेस होते हैं, वो पे करके आप, बैंक हमें ये फैसिलिटीज देता है, आप कभी भी कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा चेक की फैसिलिटीज देता है। चेक की फैसिलिटीज के बारे में कौन बताएगा?
ये आर्यन को सुनाई नहीं देता? ईस्टर आप बता दो चेक फैसिलिटीज के बारे में। मैम checks के through bank etc. checks, and we can deposit money using checks and we can also withdraw money using checks. टाइप्स ऑफ चेक कौन कौन से हैं? दो हमने चेक किए यहाँ पर टाइप्स ऑफ, ये है ना बियरर चेक और Bearer checks, ma'am. क्रॉस चेक। Yes, ma'am. Bearer checks can be in cash immediately, whereas the cross check they have to be deposited in the pay's account. क्रॉस चेक जो हो जाते हैं वो डिपॉजिटेड होते हैं पेइस के ऑटोमेटिकली अकाउंट में, चाहे 3 दिन 4 दिन बाद होंगे, पर बियरर चेक इमीडिएटली आपको उसी समय कैश विड्रॉ कर सकते हो। और एलाइड सर्विसेज कौन बताएगा? एलाइड मतलब डिफरेंट और सर्विसेज कौन प्रोवाइड करवाता है? नीरजा आप बताइए। मैम functions to the banks also provide allied services like we bill payments हो गए, locker facilities, they were all provided by the allied services. जिसमें पेमेंट ऑफ डिविडेंड आ गया। मान लो आपने कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं, तो आपको जो भी डिविडेंड आएगा, मतलब जो भी प्रॉफिट आएगा, वो आपको कैश में नहीं आएगा, वो आपके अकाउंट में आ जाएगा डायरेक्ट बैंकिंग के थ्रू। आपका बैंक अकाउंट नंबर दिया होगा, वहीं से आ जाएगा और वहीं से पैसे कट हो जाएंगे, तो ऑनलाइन ही हो जाएगा सारा। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आ जाता है, इसको अच्छी तरह कर लेना। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ये हमारा इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक है।